Hello students, welcome back to my channel, welcome back to the video, welcome back to chapter 3. This is going to be a very exciting chapter. पहले दोनों chapters में हमने समझा what is the correct study material जो हमें पढ़ना चाहिए GRE के लिए, GRE verbal और also quant के लिए. और फिर हमने बेसिक बैकग्राउंड दिया इसका कि what exactly comes in the verbal section. We focused mostly on the reading comprehension क्योंकि reading comprehension ही सबसे difficult part है पूरे verbal का. और अगर उसमें आपने अच्छा नहीं किया तो नंबर 1 आपका टाइम बर्बाद होता है, नंबर 2 आपका मोरल डाउन होता है, नंबर 3 आपका एनर्जी भी डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से रिमेनिंग जो बचा है वर्बल में और जो क्वांट सेक्शंस है वो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे. द जीआरई इज़ अ वेरी टैक्सिंग एग्ज़ाम. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे द कोर स्ट्रेटजी. ठीक है, द स्ट्रेटजी दैट यू नीड टू सक्सीड इन द जीआरई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विच इज़ आर्ग्यूबली द मोस्ट डिफ़िकल्ट, सबसे मुश्किल सेक्शन जो है पूरे जीआरई का. ये स्ट्रेटजी है 8 स्टेप्स एंड मैंने इसको ब्रेकअप ऐसे किया है कि आप वन बाय वन सिस्टमैटिकली अगर ये फ्रेमवर्क, ये मॉडल, ये टेक्निक यूज़ करेंगे और इसी पे प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल डू वेरी वेरी वेल ऑन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सारा डर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जहन से निकल जाएगा. तो शुरू करते हैं स्ट्रेटजी 1 से. सबसे पहले जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को देखेंगे एंड यू स्टार्ट रीडिंग, पहले 1 या 2 सेंटेंसेस में आपको ये पकड़ लेना है कि टॉपिक क्या है. और ये टॉपिक इन 15 टॉपिक जो इस पेज पे आपको दिख रहे हैं इसी में से कोई होगा. तो इतना मुश्किल भी नहीं है. अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि व्हाट इज़ द टॉपिक. तो मैं हर टॉपिक में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन यूएस हिस्ट्री के टॉपिक्स बहुत पॉपुलर होते हैं. तो सिविल राइट्स मूवमेंट हो गया, सिविल वॉर हो गया यूएस में, फेमिनिज्म हो गया या स्लेवरी हो गया. तो जनरली तो जब हम पढ़ते हैं राइट, साइंस, टेक्नोलॉजी या इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, म्यूज़िक, ये चीज़ें तो हम स्कूल में भी सीख लेते हैं राइट, और कॉलेज में भी हम स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं. लेकिन यूएस हिस्ट्री बहुत ही स्पेसिफिक होता है, तो ये शायद आपके करिकुलम में कभी नहीं था. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग ये 4 यूएस हिस्ट्री के टॉपिक्स अगर फेमिलियर नहीं है तो विकीपीडिया पे चले जाए और थोड़ा सा फेमिलियरिटी बढ़ा लें. इट विल रियली हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग टॉपिक्स एंड गेटिंग द कॉन्टेक्स्ट राइट. कॉन्टेक्स्ट बनाना है आपको ताकि कोई भी मटेरियल जब आप पहली बार देखेंगे कंप्लीटली फॉरेन ना हो. तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे. यहाँ पर पहले 2 सेंटेंसेस में मैंने 4 वर्ड हाईलाइट कर दिए हैं. दैट गिव्स अस अ क्लू ये टॉपिक क्या है. रिकॉर्डेड साउंड, ऑडिटरी एंड साउंड. तो ऑडिटरी इज़ अ सिनोनिम फॉर साउंड राइट. तो देखिए जीआरई में किसी भी पैसेज में सिनोनिम्स का बहुत यूज़ होता है. एक ही आइडिया को पैराफ्रेज करके डिफरेंट वर्ड्स के साथ लिखते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आप पढ़ते हैं, ट्राई टू नो ऑल द सिनोनिम्स जीआरई वर्ड लिस्ट में. तो ऑडिटरी इज अ सिनोनिम फॉर साउंड. एसेंशली द वर्ड साउंड हैज़ कम 3 टाइम्स इन द फर्स्ट 2 सेंटेंसेस. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टॉपिक हैज़ टू डू समथिंग विद साउंड. ठीक है. और हमारे 15 टॉपिक्स में म्यूज़िक जिसको हाईलाइट किया है यहाँ मैंने, आइडेंटिफाई हो गया है. दिस हैज़ टू डू समथिंग विद साउंड स्लैश म्यूज़िक. नाउ लेट्स गो टू स्ट्रेटेजी नंबर 2. देखिए, एक चैलेंज है स्टैमिना का. ठीक है, जीआरई एग्ज़ाम इज़ ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ योर स्टैमिना. योर ब्रेन विल बी फ्राइड. आपका दिमाग का पूरा दही बन जाएगा. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में तुक्काबाजी नहीं चलती. इट इज़ वेरी डेंस, बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है. तो अटेंटिव और फोकस्ड रहने के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंटिन्यूटी वर्ड्स एंड टर्न वर्ड्स नोट करें. और ये वर्ड्स सेंटेंसेस के बिगिनिंग में यूजुअली आते हैं. और हर सेंटेंस के बिगिनिंग में आप गौर से ये बात नोट करें कि व्हाट इज़ द वर्ड द सेंटेंस स्टार्ट्स विद. कंटिन्यूटी वर्ड्स होते हैं वर्ड्स लाइक मोरओवर, thus, therefore, for example. These are called continuity words because the same idea is being continued in the next sentence. Turn words are words like however and while. ये words अगर किसी sentence के beginning में हैं
तो आपको बिल्कुल चौकन्ना हो जाना है। कॉन्टिन्यूटी वर्ड्स में इतना ध्यान नहीं देना, ठीक है, क्योंकि इट्स द सेम आइडिया, कुछ नया नहीं बोल रहे, जो है उसी पे और टिप्पणी की जा रही। लेकिन अगर टर्न वर्ड कहीं भी आपको नज़र आ गया सेंटेंस के बिगिनिंग में, आपको बिल्कुल सावधान हो जाना है, बिकॉज बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया या कोई ऐसी चीज़ उस पैसेज में, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी विच इज़ वेरी डिफरेंट दैन द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड सो फार इन द पैसेज। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल में आप देखें यहाँ पर सेम पैसेज, ये शॉर्ट पैसेज है। अगर आप हर सेंटेंस के बिगनिंग को ढंग से देखें, द फर्स्ट वर्ड, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर कोई टर्न वर्ड्स है ही नहीं। वैसे गौर से देखा जाए तो कोई कॉन्टिन्यूटी वर्ड्स भी नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई टर्न वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूटी ही हो रहा है। देयर इज ओनली वन आइडिया एंड द सेम आइडिया इज बीइंग एक्सपैंडेड अपॉन। एक आइडिया पे ही पूरा पैसेज फोकस कर रहा है, ठीक है। ऑथर जो है इस पैसेज का, उस आइडिया को ज़्यादा ट्विस्ट नहीं कर रहा, उस आइडिया को मरोड़ नहीं रहा। टर्न नहीं है, स्ट्रेट रोड है, ठीक है, कोई टर्न नहीं है। इसका मतलब ये है, और इन्फर भी आप इसे ये कर सकते हो कि दिस इज़ अ रिलेटिवली ईजी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। जो सबसे डिफ़िकल्ट आरसी पैसेजेस आपको मिलेंगे जीआरई में, उसमें बहुत ज़्यादा टर्न वर्ड्स होंगे, और टर्न वर्ड्स आर वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपको ट्रैक रखना पड़ता है कि कहाँ पर आइडिया चेंज हो रहा है, कहाँ पर क्या चीज़ बदल रहा है। ठीक है जी, चलते हैं स्ट्रेटजी 3। बहुत ज़रूरी है आपको कुछ ऐसे वर्ड्स, इट, दिस, दैट, इस टाइप के वर्ड्स जो होते हैं, इनको प्रोनाउंस के साथ लिंक करना। और ये ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि ये गाड़ी को पटरी पे रखेगी, ट्रैक पे रखेगी, ठीक है। वरना इतना इन्फॉर्मेशन है उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। तो कमिंग बैक टू आवर पैसेज, ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं, इट, दिस, दीज, सच, दे। जब भी आप ऐसा वर्ड देखें पैसेज में, इसका मतलब है उसके प्रीवियस सेंटेंस में देयर इज अ प्रोनाउन जो ये वर्ड रेफर कर रहा है। आपको फिर मेंटली इस वर्ड को रिप्लेस करना है, समझ रहे हैं आप, रिप्लेस करके उस प्रोनाउन को इस वर्ड के बदले डालना है। तो मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ आपको। सेकंड सेंटेंस में यहाँ पर इट्स है, ठीक है, फ्रॉम इट्स इंसेप्शन। तो ये इट कहा, किसका प्रोनाउन है, ये किसको रेफर कर रहा है। प्रीवियस सेंटेंस अगर आप फिर से पढ़ेंगे, रिकॉर्डेड साउंड बिगैन as much a visual and textual concern as an auditory one। ये जो it's है, it is referring to recorded sound of the previous sentence। तो अब इस सेंटेंस को जो आप पढ़ेंगे, from its inception, it's को निकाल के recorded sound भी डाल सकते हैं। तो आप ये सेंटेंस ऐसा रीड करेगा, from recorded sounds inception the phenomena necessarily relied upon the act। ठीक है, क्लियर? ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस चीज़ को ट्रैक कर रहे हैं हम। ठीक है, सिंपल, ठीक है, कोई शक? ओके, बढ़िया। चलते हैं स्ट्रेटजी नंबर 4। ठीक है, 8 स्ट्रेटजी में ये चौथा स्ट्रेटजी है, हाफ वे पॉइंट पे पहुंच गए हम। ठीक है, ये स्ट्रेटजी है कि मेंटल जो है, मेंटली आपको ट्रैक करना है कि व्यू पॉइंट किसका है। शायद पैसेज कोई बुक रिव्यू हो, ठीक है, और बुक रिव्यू में 3 व्यू पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि एक तो है ऑथर जिसने ये पैसेज लिखा है, बुक का रिव्यू लिखा है, ठीक है, जो पैसेज आप जीआरई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फिलहाल पढ़ रहे हैं। लेकिन बुक का ऑथर भी है ना, जिस बुक पे विशेष टिप्पणी हो रही है इस जीआरई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में, उस किताब का भी तो ऑथर है, तो उसका भी तो व्यू पॉइंट है, राइट। किताब तो उसने लिखी है, तो उसने भी तो टिप्पणी की है। तो दोनों व्यू पॉइंट पे आप डिस्टिंग्विश करें, ये बहुत ज़रूरी है। वो उस किताब में किसी थर्ड कैरेक्टर, राइट, द पर्सन द ऑथर ऑफ द बुक इज रेफरिंग टू, उसके व्यू पॉइंट के बारे में
पूछा जाएगा आपसे। अभी यहाँ इतना ही, लेकिन ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में इस टाइप का कोई सवाल आ सकता है आपको कि 3 डिफरेंट व्यू पॉइंट है। चलते हैं स्ट्रेटजी 5। ये सिंपल स्ट्रेटजी है, ये ऑब्जर्वेशन है। आप जब कोई चीज़ पढ़ते हैं, आर यू ऑब्जर्विंग italics, कोट्स, क्वेश्चन मार्क्स एंड अदर पंचुएशन, ठीक है, तो कॉमा एट्सेट्रा। तो अगेन मैंने यहाँ पर सब येलो में मार्क कर दिए हैं। अगर कोई वर्ड कोटेशंस में है, जैसे ऑटो स्टेनोग्राफी हो गया या स्क्रिप्ट हो गया, इसका मतलब है कि दैट वर्ड डजेंट हैव द सेम मीनिंग एज द डिक्शनरी सेज इट हैज़। तो अगर स्क्रिप्ट वर्ड आपने देखा यहाँ पर, तो इसका लिटरल मीनिंग क्या है? आप अगर जीआरई या किसी डिक्शनरी के वर्ड लिस्ट को देखेंगे, स्क्रिप्ट का एक लिटरल मीनिंग होता है डिक्शनरी में। लेकिन यहाँ पर बिकॉज दैट वर्ड इज पुट इन कोटेशन मार्क्स, इसका मतलब है इस वर्ड का जो मीनिंग है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पर जब स्क्रिप्ट को कोटेशंस में डाला है, इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, ठीक है। इसका ये मीनिंग है कि ये एक टाइप का न्यू फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट है। तो ये स्क्रिप्ट नहीं है। अगर आप देखें, अगर ये पूरा पैसेज आप पढ़ेंगे, तो इसको तो पैसेज में इन लोगों ने ये भी बोला है कि इट इज़ स्क्रैचेस एंड स्क्विगल्स। स्क्रैचेस है बस, आगे पीछे ऊपर नीचे पेन से ना कुछ स्क्रैच कर दिया हो, वो स्क्रिप्ट नहीं है वो। लेकिन इसका डीपर मीनिंग ये है, और ये पैसेज ये बता रहा है कि वो जो स्क्रैच है उसका भी एक डीपर मीनिंग है, इसीलिए उसको स्क्रिप्ट भी जा सकता है। बॉटम लाइन ये है, आप कहीं पर भी अगर पंचुएशंस देखें और कोई चीज़ इटैलिक्स में देखें या फिर कोट्स में देखें, तो बिल्कुल सावधान हो जाइए, बिकॉज उस वर्ड का मीनिंग कुछ और है। स्ट्रेटजी 6 इज़ प्रैक्टिसिंग आई मूवमेंट। मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। दिस इज़ अ सिंपल आइडिया। आप अगर एक वर्ड ही पढ़ते हैं एट ए टाइम, तो आप बहुत गलती कर रहे हैं। यू हैव टू ग्लांस, योर आई शुड ग्लांस एंड टेक इन अ ब्लॉक ऑफ वर्ड्स एट ए टाइम। तो अगर आप एक वर्ड ही पढ़ते हैं एक टाइम पे, ठीक है, आपकी नज़र पड़ी रिकॉर्डेड पे, फिर नेक्स्ट साउंड पे गई आपकी नज़र, फिर बिगैन पे गई आपकी नज़र, दैट इज़ नॉट द वे टू रीड, ठीक है। इंफॉर्मेशन आपको जितना ज़्यादा एक ग्लांस में एब्जॉर्ब होता है, नंबर 1 तो टाइम बचता है, और नंबर 2 मीनिंग भी समझ में आता है, क्योंकि मीनिंग ओनली कम्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ वर्ड विच इज़ बाय इटसेल्फ इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू द मीनिंग, तो वो भी बहुत गलत है, टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें। तो स्ट्रैटेजी 6 इज सिंपल कि आप पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ट्राई टू एटलीस्ट गेट 2 to 3 वर्ड्स इन अ ग्लांस, ठीक है। 4 तो मुश्किल है अनलेस द वर्ड इटसेल्फ इज स्मॉल, लेकिन 3 वर्ड्स इन अ ग्लांस इज इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी नंबर 6। इट इज़ मोर मैकेनिकल, ठीक है, आई ट्रेनिंग का स्ट्रेटेजी है, ठीक है जी। स्ट्रेटेजी 7, ओके, वी आर गेटिंग क्लोज टू द एंड। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राइटिंग का जो स्टाइल होता है, और जिस टाइप का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आप एकेडमिक लिटरेचर में पढ़ेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा सिनोनिम्स यूज़ होते हैं, एंटोनिम्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो भी हाईलाइट कर दिए हैं। तो इन्फ्लेक्शन और इंटोनेशन सेम चीज़ है, स्क्रैचेस एंड स्क्विगल्स सेम चीज़ है, म्यूटेबल एंड प्लास्टिक मीन द सेम थिंग, ओकल्ट और स्पिरिचुअलिस्ट दे मीन द सेम थिंग। तो ये भी पढ़ते समय बहुत ध्यान में रखना होता है आपको कि व्हाट आर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बीइंग यूज्ड। ऑपोजिट वर्ड्स भी यूज़ होते हैं, और ऑपोजिट वर्ड्स यूजुअली साथ साथ नहीं मिलेंगे आपको। सिनोनिम्स हमेशा साथ साथ ही मिलते हैं मोस्टली। जैसे आपने देखा यहाँ स्क्रैचेस एंड स्क्विगल्स, म्यूटेबल, प्लास्टिक साइड साइड में आते हैं, बीच में एंड आ जाता है। लेकिन एंटोनिम्स टिपिकली साथ में नहीं होंगे, लेकिन आपको वो भी देखना है, ठीक है, कंपेयरिंग कॉन्ट्रास्टिंग के लिए। ओके जी, स्ट्रैटेजी नंबर 8। इन माई ओपिनियन जो पहले 7 स्ट्रैटेजी थे, दोज वर वेरी मैकेनिकल, ठीक है। दैट्स मोस्टली टू इंक्रीज योर फोकस, आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ाते हैं,
एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जैसे रीड कर रहे हैं सारा इन्फॉर्मेशन जो है आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटजी नंबर 8 पूरे लास्ट में मैंने रखा है यहाँ पर, एंड देयर इज अ रीज़न मैंने लास्ट में क्यों डाला है स्ट्रेटजी 8, बिकॉज इन माई ओपिनियन दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी ऑफ ऑल द 8 स्ट्रेटजीज। ये स्ट्रेटजी जो है ये आपको किसी भी पैसेज में स्ट्रक्चर दिखाता है, ठीक है, पैसेज का स्ट्रक्चर दिखाता है, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का स्ट्रक्चर समझ में आ जाए तो आप इंफॉर्मेशन को ढंग से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं माइंड में। और एक बार वो मैप जो है आपके माइंड में बन गया उस स्ट्रक्चर का कि हो क्या रहा है, ठीक है, तो बिग पिक्चर व्यू कहते हैं जिसको। तो जो भी इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी 1 टू स्ट्रेटजी 8 जो डिटेल आपने जो कैप्चर किया है, जो नोट किया है, उस डिटेल को आप इस स्ट्रक्चर के फ्रेमवर्क पे डाल सकते हैं, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका अंडरस्टैंडिंग। इस स्ट्रेटजी में ना स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने में 5 मेन स्ट्रक्चर जीआरई में देखे जाते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको एक आध और स्ट्रक्चर भी मिल सकते हैं, लेकिन की 5 स्ट्रक्चर हैं, और ये 5 जो स्ट्रक्चर हैं इस पे अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 पे मैं बिल्कुल डिटेल में टिप्पणी करूँगा। पर यहाँ पर आई विल जस्ट टेल यू कि पहला स्ट्रक्चर है टाइमलाइन। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे रीडिंग पैसेज में आपका बेसिकली कंपैरिजन हो रहा है ओवर टाइम। तो 16th सेंचुरी को कंपेयर कर रहे हैं 18th सेंचुरी से, ठीक है, टाइमलाइन है ये। फिर वेन डायग्राम, ये एक और स्ट्रेटजी है। यहाँ पर आप दो चीज़ें ले रहे हैं आप, और उसके सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को कंपेयर कर रहे हैं। तो वेन डायग्राम भी तो वही है। अगर आप जीआरई क्वांट कर रहे हैं तो उसमें तो वेन डायग्राम्स है, कोर्स मटेरियल है। और वेन डायग्राम का मतलब क्या है? वेन डायग्राम बेसिकली हेल्प्स यू ऑर्गेनाइज सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर टू कीप इन माइंड, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 आइटम का वेन डायग्राम किया है। आई हैव सीन जीआरई ऑफिशियल मटेरियल में एक बहुत ही डिफिकल्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, एंड दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन 3 आइटम वेन डायग्राम। अगर आप उसको ट्रांसलेट कर लेंगे इनटू अ 3 आइटम वेन डायग्राम, बहुत ही आसानी से आप उसको टैकल कर लेंगे। और अगर आपने कोई वेन डायग्राम का सहारा नहीं लिया, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक एंड कीप योर थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है उसको ऑर्गेनाइज करने में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर ट्रीज़ है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप क्लासीफाई कर रहे हो बेसिकली, राइट, कि 2 टाइप की चीज़ें हैं या 3 टाइप की चीज़ें हैं, और वी आर ट्राइंग टू क्लासीफाई देम इनटू अ ट्री। तो ये भी ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत आसानी हो जाती है इससे, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। फिशबोन डायग्राम, फिशबोन डायग्राम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बिकॉज यू नो इट एक्सप्लेन्स कॉज एंड इफेक्ट, कि भाई ये चीज़ हुआ और ये क्यों हुआ, ठीक है। तो ये जो एरो मिल रहा है ना, जो एरो आप देख रहे हैं यहाँ पर फिशबोन डायग्राम का, तो ये एरो जो है इसके नोक पे, एरो के नोक पे आपका इफेक्ट होता है, ठीक है। और जो साइड में आपको दो फिश के 2 बोन दिख रहे हैं, वो बेसिकली आपको कॉजेज बता रहे हैं। तो काफ़ी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में एक कोई कॉज होता है, जैसे लेट्स से फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, दैट इज़ द इफेक्ट। तो उसके कॉजेस डिस्कस करते हैं। हैविंग दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर कैन बी रियली हेल्पफुल, एंड मैं दिखाऊंगा आपको जो 7 आपके एक्सरसाइजेस हैं उसमें एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन को मिलेंगे आपको, एंड यू कैन इवन यूज दीज टू आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर्स इन रियल ईटीएस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। तो प्रायोरिटी पिरामिड है, वो भी है एक स्ट्रक्चर। बेसिकली यू नो ऑथर 3-4 चीज़ों को डिस्क्राइब करेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, लेकिन बच्चों एंड में उसमें बस यही बोलेगा ऑथर कि मैंने 3-4 चीज़ें आपको डिस्क्राइब की है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 1 है, सेकंड इंपॉर्टेंट नंबर 2 है, थर्ड एंड फोर्थ। तो 4 आइडिया, 4 कॉन्सेप्ट है, लेकिन उनको एक ऑर्डर, एक रैंक ऑर्डर दिया जाएगा उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में, और ये ज़रूरी है कि आप उसको फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये है मेन 5 स्ट्रेटजी। हम ईच स्ट्रेटजी को डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, और उसके बाद जो 7 एक्सरसाइजेस हैं, जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टॉप क्वालिटी के, जो बिल्कुल जीआरई
ओरिजिनल जीआरई के लेवल पे लिखे गए हैं, बोथ क्वेश्चंस एंड आंसर्स, उसमें आपको ये एग्जैक्ट उसके सॉल्यूशंस में आपको ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका एप्लीकेशन, इस पूरे 8 स्ट्रेटजीज का एप्लीकेशन। तो मैं अभी चैप्टर यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट हाफ ऑफ द हाफ एंड हाफ स्ट्रेटजी। तो अगर आप ये 8 स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे तो आपका जो फर्स्ट हाफ है, जो रीडिंग पार्ट है, वो आपका पूरा A1 100% आपका अच्छा होगा। और रही बात सेकंड हाफ स्ट्रेटजी की, हाफ एंड हाफ स्ट्रेटजी में सेकंड हाफ स्ट्रेटजी बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, वो है पूरा फोकस करने के लिए आंसर चॉइसेस पे, MCQ चॉइसेस को कैसे टैकल करे, कैसे उसको अच्छे से रीड करे क्वेश्चन को, और आंसर को देखते हुए हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के एक्चुअल मेन बॉडी पैसेज को कैसे इंटरप्रेट करें। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर